यूट्यूब चैनल हमारे ग्रुप में कॉमर्स के गुरु। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों का स्पेशल क्लास है। संडे को हम लोगों का स्पेशल क्लास है। कैसा मैथ क्लास में हम लोग क्या दो टॉपिक खत्म करेंगे फटाफट से, हेल्थ बैलेंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेरी आ रहे थे कि सर मेरी ये टॉपिक छूट गई है, मेरे ये टॉपिक जो है बचे रह गए हैं। क्योंकि ये जो क्लासेस है वो उस टाइम हुई थी जब आपका टीचमेंट पे थोड़ा सा एरर चल रहा था और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे भी इस वीडियो को अवेलेबल नहीं करवा पाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू आया था। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने JRF कॉमर्स से क्रैक कर रखा हुआ है। देन मेरा MCOM और BCOM भी कंप्लीटेड है। ठीक है, मेरी BHU MCOM एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक आई थी जनरल में, और थर्ड रैंक मेरी OBC में आई थी। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बच्चों देखिए होता क्या है, मैं एकदम बहुत ही बेसिक सी बात करूंगा और फटाफट से सारी सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जहां पे भी किसी को डाउट आएगा, अगर यूट्यूब वाले बच्चे हैं तो कमेंट करेंगे, एंड जो भी बच्चे हमारे साथ टीचमेंट पे ऐड है वो अपना माइक ओपन करके बोलेंगे अपना डाउट। ठीक है, आइए सब ध्यान से सुनेंगे सब सारे बच्चे। सपोज कर लीजिए सर, सपोज कर मैंने बनाया ये गुड्स, मैंने प्रोड्यूस किया और मैंने इसको सेल किया। ठीक है, ढेर सारे गुड्स थे, एक कोई गुड्स नहीं है, ढेर सारा गुड्स है। वो सारे के सारे गुड्स मेरे 5 लाख में सेल हो गए। सारे के सारे गुड्स जो है मेरे 5 लाख में सेल हो गए। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? सर इस गुड्स को प्रिपेयर करने में, इस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, कंस्ट्रक्ट करने में मेरा जो कॉस्ट आया वो क्या क्या है? सबसे पहले तो सर मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट आया सर वो 2 लाख। ठीक है, फिर करने के लिए मेरा कुछ रॉ मटेरियल लगा, एंड देन लेबर का वेजेस भी लगा। लेबर का वेजेस भी लगा, वो कितना लग गया सर? 1 लाख गया सर, 1 लाख रुपीस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए जरा कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट आपकी, कॉस्ट सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, कॉस्ट आपकी टोटल। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। हमने ये बताया हमारा सेल 5 लाख रुपीस का हुआ है, कॉस्ट मेरी आ गई 3 लाख। तो ये जो कॉस्ट है इसका पेमेंट आपने किया है सर, रॉ मटेरियल आप लेके आए उसका आपने पेमेंट किया, आपने वेजेस पेमेंट किया, आपने लेबर्स को, टोटल आपने जो पेमेंट किया 3 लाख रुपीस। और इस 3 लाख की वजह से आपका जो स्टॉक है वो बन पाया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाया, जिसको कि आपने सेल किया 5 लाख रुपीस में। ठीक है, अभी हम जा रहे थे और हम अपना प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं बच्चों? प्रॉफिट हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इन सारे कैलकुलेशन के हिसाब से हम अपना प्रॉफिट बोल दिया 2 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को एक बात समझ में आती है, अभी एक मेरे को बात समझ में आती है कि मेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपीस नहीं है, या आपका जो टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ फीस नहीं है, अभी कुछ और कॉस्ट भी है। अभी कुछ इसमें क्या कॉस्ट है सर? इस मशीन इनपुट एज अ इनपुट डाला था, जिस मशीन से ये आउटपुट निकल के मशीन भी हमने परचेज किया, वो मशीन का भी हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो वो मशीन का कॉस्ट कितना है? वो मशीन का कॉस्ट आपका 6 लाख रुपीस है। 6 लाख रुपीस है। तो सर अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चे? ये 3 लाख प्लस ये 6 लाख, टोटल कॉस्ट आपकी 9 लाख हो गई। मेरी बात सबको समझ में आई क्या? ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस का अमाउंट कितना है कौन बताएगा? 4 लाख। 4 लाख रुपीस का लॉस दिख रहा है। यस सर। क्लियर है सबको? मेरी बातें सबको समझ में आई क्या? मेरी बातें सबको समझ में आई क्या? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, सारी बातों को कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने ये बोला, मैंने एक गुड्स बनाया जिसको मैंने बेचा, सेल किया उसको 5 लाख रुपीस का। मैंने एक गुड्स बना के सेल किया 5 लाख रुपीस का। देन सर उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग आई थी 2 लाख रुपीस की। मैंने वेजेस कुछ पेमेंट किया है 1 लाख रुपीस का, तो टोटल खर्चा मेरा 3 लाख रुपीस का। प्लस एक खर्चा और है, जो ये सारा काम हुआ जहां पे लेबर आके काम किए, जहां पे इनपुट
एज अ रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया था, वो मशीन की कॉस्ट सर 6 लाख रुपीज है। तो अगर कॉस्ट बोलूं, टोटल कॉस्ट बोलूं, तो बच्चों ये 9 लाख रुपीज आ। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो आपको 4 लाख रुपीज का लॉस हो रहा है, और आप क्या बोल रहे थे, आप कि 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशन भी गलत है। ये जो मैंने कैलकुलेटर आपको करके यहाँ पे दिखाया, ये कैलकुलेशन भी गलत है। सर आप बोल रहे हो 2 लाख भी गलत है, 2 लाख का प्रॉफिट भी गलत है, आप बोल रहे हो लॉस जो है ये 4 लाख का, ये भी गलत है। तो सर सही कैलकुलेशन क्या है? सही कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर आप देते जाइएगा, आपके कॉन्सेप्ट फटाफट से क्लियर होते जाएंगे। आप ये बताइए, जो आपने ये 2 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल खरीदा, आपने ये जो लेबर्स को पेमेंट दिया 1 लाख रुपीस का, क्या अगेन आप इस यूज कर सकते हो क्या? ये जो 2 लाख परचेस करके आओगे, या ये जो 1 लाख रुपीस आपने लेबर को पे, क्या इस कॉस्ट का फ्यूचर बेनिफिट ले पाओगे क्या आप? बताइए जरा। Yes, sir. मेरा No, sir. नो सर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Yes, सर रॉ मटेरियल तो Yes, sir. पूरा खर्चा हो गया। सर रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा था वो तो सर पूरा कंज्यूम हो गया, लेकिन हमने या क्यों किया? क्योंकि उन्होंने गुड्स में काम कराने के लिए सर फ्यूचर में अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी खर्चे थे इन सबको हमने करंट कर लिया, करंट ईयर में ही यूज कर लिया इस करने के लिए। लेकिन सर मशीन वाला जो कॉस्ट है, सर ये जो मशीन का कॉस्ट मेरा 6 लाख रुपीस का है, सर ये पूरा ही हुआ है। अभी इसकी लाइफ 5 ईयर और है, यानी इसकी जो टोटल लाइफ है वो 6 ईयर्स की है। इसकी जो टोटल लाइफ है वो समझ में आई क्या? जो इसकी टोटल लाइफ है सर 6 ईयर्स की है। मतलब सर इसका मतलब ये जो मशीन है मेरे को 6 ईयर्स तक बेनिफिट देगा, मेरे को 6 ईयर्स तक प्रोडक्शन करके देगा। अब ये वाले हमने लगाए सर, ये तो खत्म हो गए, ये कॉस्ट एक्सपेंडिचर हमने किया सर ये तो खत्म हो गए। लेकिन हमने 6 लाख रुपीस का, ये तो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो जब सर फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो इसका कॉस्ट, अगर आपने बोला कि सर इस साल का खर्चा है, अगर आपने बोला इस साल का खर्चा है, आपने इसको कॉस्ट एज्यूम कर लिया, लेकिन सर ये तो आपको फ्यूचर तक बेनिफिट दे रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो आपने खर्चा किया ये आपको बहुत ईयर तक बेनिफिट देगा। कितना देगा बेनिफिट? 6 ईयर्स तक बेनिफिट देगा। तो मैं बोल सकता हूं इस पे किया गया जो एक्सपेंडिचर है वो 1 साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, हमने इसका एक्सपेंडिचर 6 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए किया है। हमने इस पे जो एक्सपेंडिचर किया है वो 6 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए किया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक्सपेंडिचर है 6 ईयर्स का एक्सपेंडिचर है। यहां तक समझ में आई क्या बात? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। तो अब मेरे को आप लोग ये बताइए कि ये जो एक्सपेंडिचर हमने बताया जो 6 ईयर का है, तो पर ईयर का एक्सपेंडिचर कितना आएगा? पर 1 lakh. एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 1 lakh. 1 लाख आएगा। 1 lakh. 1 lakh, sir. 1 लाख से ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमने 6 अकाउंटिंग ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 अकाउंटिंग ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना? 1 लाख रुपीस ईच, 1 लाख। क्लियर? और इसी को बच्चों कुछ बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आया क्या सबको समझ में? सबको आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ डेप्रिसिएशन का मतलब सर मशीन की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप, जो मशीन की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, उसको आप अकाउंटिंग ईयर में अगर आप ब्रेक कर देते हो, जो उसकी लाइफ है उसमें अगर आप ब्रेक कर देते हो, तो पर ईयर का जो एक्सपेंडिचर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आई? क्लियर? तो सर Yes, sir. डेप्रिसिएशन का सिंपल फॉर्मूला आप क्या बोल दोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ।
और माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ। ठीक है, आ जाइए एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। इसी एग्जांपल को यहाँ पे हमने क्या बोला, डेप्रिसिएशन और ईयर। तो जब मैं कॉस्ट की बात करूंगा तो ये 3 लाख इस का कॉस्ट, मशीन का इस साल का कॉस्ट आपका 1 लाख, तो टोटल कॉस्ट आपका 4 लाख। ये अब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। ये देखिए ये सेल है, ये आपका सेल है, और ये रहा आपका कॉस्ट, 4 लाख रुपीज आपका कॉस्ट फाइनल। 5 लाख रुपीज आपका सेल हो गया, ठीक है यहाँ पे, और आपकी कॉस्ट हो गई, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे आपको नेट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। नेट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां तक सबको क्लियर है। तो अभी हम लोग एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं और जाएंगे। मैंने ये एक छोटा सा एग्जांपल और दिया कि सर मशीन की कॉस्ट लाख रुपीज है, मशीन की कॉस्ट आप है, लाइफ इसका सर अगेन 6 इयर्स है, 6 इयर्स है। ठीक है, अगेन इसका जो लाइफ है वो 6 पे अब दिया हुआ है, और आपको यहाँ स्क्रैप वैल्यू की क्या है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? सपोज कर लीजिए आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो है आपका 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज। अभी फटाफट से बताइए डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा। 80,000 ना? यस सर। यस सर, 80,000। क्लियर है? आपको इसी फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है, यानी कि 1,20,000, क्योंकि 80 को आपको 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपका 80,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 80,000 आ जाएगा। चल, अब मैं बहुत बढ़िया बात बताते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में, एक बहुत बढ़िया बात जो कि आप लोगों को मे भी मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आज पता चल जाएगा। ठीक है, अब सर हमने ये किया, सर रॉ मटेरियल्स का जो 2 लाख है और जो वेजेस का 1 लाख है, सर इसका तो हमने पेमेंट कर दिए, एक्सपेंडिचर का ये वाला जो एक्सपेंस है इसका तो सर हमने पेमेंट कर दिया। रॉ मटेरियल जहां से हमने लाया था उसको कैश दे दिया, वेजेस करके पेमेंट कर दिया। अब आप ये बताइए, ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो रुपीज का एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन, जो इस केस में डेप्रिसिएशन आया है 80,000 का, क्या आप लोग इसका पेमेंट करोगे? क्या 80,000 किसी को देना है आपको? नो सर। नो सर। नो सर। क्लियर है? सर ये 80,000 रुपीज हमें किसी को नहीं देना है, तो मैं बोल सकता हूं ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ये आपका क्या है? नॉन कैश है। समझ में आया क्या? इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस एक्सपेंडिचर का आपको बाहर, आपके बिजनेस के बाहर इसका पेमेंट नहीं करना है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल और वेजेस का किया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा सर, आप डेप्रिसिएशन कितने साल? 6 साल। तो आपने कितना खर्चा दिखा दिया डेप्रिसिएशन के नाम पे? 480 खाया। ठीक है, सबको समझ में आया? हमने 4,80,000 दिखा दिया डेप्रिसिएशन पे, हमने 6 साल में जो खर्च दिखा दिया। क्लियर है यहां तक सब? यहां तक सबको? यस सर। यस ठीक सर। है, छठे साल में जब 6th ईयर में आप मशीन को बेचोगे, उसको बेचोगे तो आपको कितना रियलाइज, आपको कितनी टोटल इसका बच्चों कितना आ गया? 6 लाख रुपीज आ गया। ये जो 6 लाख है, अब देखिए 480 जो है ये आपने पेमेंट नहीं किया,
काट के रखा हुआ है, प्रॉफिट में से निकाल के रखा हुआ है और कहीं पेमेंट नहीं किया, तो मैं बोल पड़ा होगा ये 480 6 साल में, एंड ये 120 आपको रियलाइज हो जाके, तो जैसे ही 6 साल में मशीन खराब होगा उसको स्क्रैप एज अ स्क्रैप बेचोगे, तो अगेन आपके पास कितना आ गया, 6 लाख रुपीज आ गया। और इस 6 लाख से जब मशीन आपकी बेकार हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो आप तुरंत मशीन ले आओ, तो बोलते हैं रिप्लेस करना, इसको बोलते हैं रिप्लेस करना। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भी कभी, डेप्रिसिएशन को आप बोलते हो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भी कभी कभी। क्लियर है? मेरी बात सबको समझ में आई क्या? सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सर डेप्रिसिएशन मेरा मशीनरी को रिप्लेस करने में भी हेल्प करता है, मेरे को पैसा इकट्ठा करके देता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब आइए फटाफट से थ्योरी को पढ़ते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकॉल करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, जो मेन पॉइंट्स है मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखता है, जो डेप्रिसिएशन है वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड? डेप्ट्रियम। डेप्ट्रियम का मतलब, डी का मतलब हो गया डिक्लाइन और पीट्रियम का मतलब होता है प्राइस। तो जो डिक्लाइनिंग प्राइस है, जो डिक्लाइनिंग प्राइस है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये उस वर्ड से आया है। तो डिक्लाइनिंग प्राइस ड्यू टू कांस्टेंट यूज, वियर एंड टेयर। ठीक है, जो हम लोग कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, जो वियर एंड टेयर हो रही है उसकी वजह से, तो आपका जो वैल्यू आती है, जो डिक्लाइन होता है प्राइस में एसेट्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट वैल्यू ऑफ असेट्स फ्रॉम एनी कॉज। किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। यहाँ पे जो आपको रीजन दिया है वो भी हो सकता है कि कांस्टेंट यूज, वेयर टियर, और अगर और कोई भी रीजन है तो उसकी वजह से अगर वैल्यू में डिक्रीज होता है तो ये आपका डेप्रिसिएशन का कॉज बन सकता है। अब बच्चों एक चीज और याद करें, डेप्रिसिएशन कौन से एएस के अंडर में आता है, तो एएस 10। एएस 10 किसका है, डेप्रिसिएशन का नहीं है। एएस 10 है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। एएस 10 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट, फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टी, ये आपको नाम याद होना चाहिए, एग्जैक्ट आपको इसका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, इक्विपमेंट्स। पहले एएस 6 हुआ करता था सेपरेटली डेप्रिसिएशन के लिए, पहले एएस 6 हुआ करता था सेपरेटली डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन अगेन बाद में उसको क्या कर दिया गया, एएस 10 के अंदर मर्ज कर दिया गया। तो अब जो अगर आपका एएस है डेप्रिसिएशन के लिए, वो क्या है, एएस 10, और एएस 10 का नाम क्या होगा बच्चों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, पहले एएस 10 का नाम था फिक्स एसेट्स, अभी उसका नाम चेंज हो गया है, नाम क्या हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शॉर्ट में इसको पीपीई बोल, आपका इस समय पीपीई किट जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसे आप याद रख सकते हो। तो एएस 10 पीपीई है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये इसका नाम है। अब allocated so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expect the assets। ठीक है, तो यहाँ पे वही डेफिनेशन दी हुई है जो यहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई जो कॉस्ट की आपकी वैल्यू है, जो कॉस्ट का अमाउंट है, आप उसको उसके यूजफुल लाइफ में, उसके यूजफुल लाइफ में आप क्या करिए, उसको यूज करिए। चलिए एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि जो आपका स्क्रैप है और जो आपका लाइफ है बच्चों, ये आपका एक्सपेक्टेड होगा। ये क्या होगा, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड बोलने का मतलब सर, कॉस्ट जो है वो आपका एग्जैक्ट होगा, कॉस्ट आपका एग्जैक्ट होगा कि कितने में आपने परचेस किया, लेकिन जो स्क्रैप वैल्यू होती है और जो लाइफ होती है वो आपका एक एक्सपेक्टेड रहेगा, ये एक्चुअल नहीं होती है। ठीक है, अब लाइफ का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत बार आपने कोई भी सामान खरीदा होगा तो उसमें लिखा होता है, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट दी होती है, लेकिन कई गुड्स क्या होते हैं कि उसके बाद भी चलते रहते हैं, उसके बाद भी चलते रहते हैं। जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, हम लोगों के घर में कूलर हो गया, फैन हो गया, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, तो इसकी लाइफ आप देखोगे तो दी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये मशीनरी चलती रहते हैं। आपका कूलर जो है, आपका जो फैन है वो चलता रहता है, यूज आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जो लाइफ लेते हैं वो उसकी एक्सपेक्टेड होती है, वो कभी भी सेम नहीं होगा। हो सकता है कि उसके पहले भी खराब हो जाए मशीनरी, और हो सकता है कि उसके बाद भी खराब हो जाए। ठीक है, और ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये दिखाता है कि भाई 6 साल बाद जब मशीन आपका खराब होगा तो कौन से वैल्यू पे वो आपका मार्केट में रीसेल हो जाएगा,
कौन से वैल्यू पे मार्केट में वो वापस से सेल हो जाएगा। क्लियर? तो रीसेल होने का वैल्यू, अब 6 साल बाद की वैल्यू कबाड़ वाले क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख करके डाल देते हैं। अब 6 साल बाद एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी किसी को नहीं मालूम है। क्लियर? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या? सर ज्यादा कैसे हो जाएगा, कबाड़ है, कैसे हो जाएगा, कबाड़ है सर, कबाड़ है तो कम होना चाहिए, ज्यादा कैसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए मैं बात कर लूं एंटीक कार की, जो पुरानी कार हुआ करती थी जिसकी डिजाइन बहुत ही यूनिक हुआ करती थी, अभी उसकी वैल्यू जो है जितने में आपने खरीदा था हो सकता है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाए। ठीक है, तो कई एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू कम होने की बजाय उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्लियर? तो वो सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नॉर्मल केस ले रहे हैं, और जो स्क्रैप होगा और जो लाइफ होगा ये एक्सपेक्टेड होगा। किसी ने माइक ओपन किया था, कोई डाउट है क्या आपके? बताइए, किसी बच्चे ने माइक ओपन किया था, किसी के कोई डाउट है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। स्टार्ट, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्लास अभी चल रही है ऑनलाइन। हेलो, हाँ बताइए। यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा लाइव। ओके, ओके उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ इशू होगा, टेक्निकल इशू होगा मे बी, आई थिंक। तो उसको प्रॉब्लम को अभी हम लोग देखते हैं क्या इशू है। तो अभी हम लोग लाइव वाला जो है उसको रोक देते हैं। ठीक है, लाइव हम लोग रोक देते हैं अभी, और फिलहाल टीचमेंट वाले क्लास को ही अब वो करते हैं। चलिए, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ढेर सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे अब हम लोग क्लास देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड? सबसे पहला आपका डिप्लेशन मेथड। डिप्लेशन मेथड वेस्टिंग एसेट्स के टाइम यूज होता है, ये क्या याद रखिएगा। वेस्टिंग एसेट्स मतलब क्वेरीज एंड माइंस, क्वेरीज हो गया आपका खदान, तो उन जगहों पे यूज होता है डिप्लेशन मेथड। क्लियर? तो जब भी आपका डिप्लेशन जैसा कुछ आएगा एग्जाम में, तो आप सर्च करिएगा क्वेरीज, माइंस, वेस्टिंग एसेट्स, उससे रिलेटेड होगा। एंड अगेन उसके बाद जो है आपका एमोर्टाइजेशन है। एमोर्टाइजेशन हमेशा आपका जो है वो किससे रिलेटेड रहेगा, इनटैंजिबल एसेट्स से। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं आपको याद रखना है कि किससे रिलेट करेगा। तो डिप्लेशन मेथड आपका क्वेरीज एंड माइंस से रहेगा, एमोर्टाइजेशन आपका इनटैंजिबल एसेट से रहेगा। ठीक है, ऑल्दो सारा कैलकुलेशन उसी तरीके से होता है, बस नाम चेंज हो जा रहा है क्योंकि एसेट्स के जो फीचर्स हैं वहां पे वो चेंज हो रहे हैं। देन उसके बाद आपका ऑब्सोलेंस है। ऑब्सोलेंस बेसिकली टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजी टाइम के साथ जो है वो मतलब खराब नहीं होती है, बेसिकली वो आउटडेटेड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग 3G यूज कर रहे थे, अभी अचानक से 4G आ गया, तो 4G के आने की वजह से जो 3G है वो ऑब्सोल्यूट हो गई। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले ट्रू प्रॉफिट या लॉस आप कैलकुलेट कर पाओगे, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि सर डेप्रिसिएशन नहीं था तो हमारा प्रॉफिट जो आ रहा था गलत आ रहा था। क्लियर? अगला पॉइंट क्या लिखा है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन जो आपका रहेगा, फिनेंशियल पोजीशन यहाँ पे कहने का मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सर एसेट्स की जो वैल्यू है वो सही सही आ पाएगी बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको मालूम है कि एसेट्स में से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है ईयर बाय ईयर एसेट्स की। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो पोजीशन है, फिनेंशियल पोजीशन, वो पता चल पाएगा। रिटेन आउट ऑफ प्रॉफिट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट, प्रॉफिट में से फंड हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था वो 80,000 वाला। ठीक है, एग्जांपल बच्चों याद रखना और वो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन नहीं था तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं हो रहा था सही सही, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहे थे सही सही। तो डेप्रिसिएशन हमें हेल्प करता है कि करेक्ट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सके, करेक्ट कॉस्ट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सके। और कई जगह पे लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपको डेप्रिसिएशन कंपलसरी है, कैलकुलेट करना ही करना है। जैसे इनकम टैक्स लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में आपका डेप्रिसिएशन कंपलसरी किया गया है बच्चों।
कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही करना है, ठीक है। तो वहां पे लॉ के लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? आगे चले। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर ले, जो अगेन आपका फेवरेट पार्ट रहेगा क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला आपका और सबसे आप लोगों का भी इवन फेवरेट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हो, SLM, ठीक है। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। एसेट्स जो है अप टू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू तक डेप्रिशिएट कर दोगे, जैसे कि हम लोगों ने अपने वाले एग्जांपल में देखा था। फिर उसके बाद क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना और समझना दोनों इजी है। यहाँ वाले पे पॉइंट में हम लोगों ने कैलकुलेट देख लिया और यहाँ पे अंडरस्टैंड देख लिया, दोनों सही है, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे खास बात क्या है कि एक ही अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन आपको हर साल चार्ज करना है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन हर साल आपको चार्ज करना है, क्लियर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी आपका सेम पड़ने वाला है, क्लियर। कोई बर्डन ज्यादा या कम का नहीं रहेगा। उसके बाद क्या लिखता है, यहाँ पे कई और बातें लिखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो ध्यान नहीं देता, मतलब जो आपने पैसा लगाया है एसेट्स पे, उसका मतलब वो जो 6 लाख रुपया आपने खरीदा है, मतलब 6 लाख रुपया लगा के जो मशीनरी आपने परचेज की, तो मशीनरी का जो आप कॉस्ट है वो तो कवर कर ले रहे हो, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 6 लाख रुपया का, वो तो आप नहीं कवर कर पा रहे हो। इंटरेस्ट जा रहा है मतलब सर सपोज कर लीजिए वो 6 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो वो 6 लाख रुपया तो यानी प्रिंसिपल जो है वो तो आप इकट्ठा कर ले रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट उसका नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड की ड्रॉबैक है। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कौन से वाले मेथड में कवर करते हैं, एक मेथड अभी हम लोग पढ़ेंगे एन्युटी मेथड, तो वहां पे हम लोग उसको कवर करते हैं, क्लियर। किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. Written down चलिए value बहुत बढ़िया। method. हाँ अभी इसके बाद आएगा, अभी इसके बाद आएगा, ठीक है। चलिए, ओवर द ईयर द वर्क इफिशियंसी ऑफ द एसेट डिक्रीज एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी और रिपेयर एक्सपेंसेस बढ़ता जाएगा। देयर इज अ बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे सपोज कर लीजिए वाला जो हम लोगों का एग्जाम्पल था, 80,000 डेप्रिसिएशन आपका पर ईयर लगेगा, पूरा 6 साल तक आपका जो डेप्रिसिएशन है वो इसी तरीके से लगेगा, ठीक है। अब सर कोई भी मशीनरी जो होती है वो स्टार्टिंग में रिपेयर का खर्चा कम होता है, एंड जैसे जैसे मशीनरी पुरानी होती जाएगी हमको उस पर रिपेयर का खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं पहले साल कोई रिपेयर का खर्चा नहीं है, दूसरे साल 5,000, उसके बाद 10,000, हो सकता है 25-30 इस तरीके से लगे, तो आपका जो बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने सिर्फ अगर डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों को कंसिडर किया जाए तो 80,000 है स्टार्टिंग में, फिर 85 हुआ, 90 हुआ, 1 लाख हुआ और 1 लाख प्लस हुआ। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो बर्डन आपका बढ़ता जा रहा है। मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो इस तरीके से ग्राफ कुछ प्लॉट होगा। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन, जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा डेप्रिसिएशन, और जो रिपेयर वाला खर्चा है वो कुछ इस, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे बर्डन आपका बढ़ता जा रहा है, साथ जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे वो बढ़ता जा रहा है, क्लियर है? ठीक है, बोलिए सबको समझ। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक चीज और, सर जो बुक वैल्यू है एसेट्स की वो जीरो, हमने क्या बोला 6 साल एप्लीकेशन कर रहे तो 6 साल बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ है, एग्जांपल दिया था ना उसके लिए, जो उसकी लाइफ 3 ईयर है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, वो जो फैन है एकदम बढ़िया से चल रहा है, ठीक है। तो वो जो लाइफ होती है वो तो एक्सपेक्टेड हो, ज्यादा भी लाइफ उससे ड्रॉबैक है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बात रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू आपकी घटती जाती है, और जो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे अलग क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड आफ्टर ईयर बाय ईयर,
ठीक है। क्या बोलता है कि आपका जो डेप्रिसिएशन है बच्चों वो किस पे चार्ज होगा, वो चार्ज होगा आपका बुक वैल्यू ऑफ असेट्स पे, क्लियर। और जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर बाय ईयर घटता जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मशीन का कॉस्ट है वो और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 10% डेप्रिसिएशन हमने 60,000 रुपीज आया, 540 आ गया, उसके बाद 5,40,000 और 5,40,000 का 10%, तो यहाँ पे आपको याद बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे 54,000 अगर आप चार्ज करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4,86,000। अब अगेन जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 48,600 वैल्यू पे करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हमेशा बुक वैल्यू पे करोगे। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट कि जो इसकी वैल्यू है वो रिटर्न डाउन होती जा रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। जो अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आई है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो वहां पे जो डिसएडवांटेज था इसके एडवांटेज हो जाएंगे। सबसे क्या पहले क्या बोलता है, पीएल अकाउंट पे जो बर्डन है सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ ना वो डिक्रीज होता रहता है, समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे जो डिक्रीज होता रहता है, जो यहाँ पे रिपेयर है वो इंक्रीज होता रहता है। रिपेयर तो ऑल्दो सब पे इंक्रीज होता रहेगा, रिपेयर जो है वो सब पे इंक्रीज होगा, कोई भी मशीनरी हो सब पे इंक्रीज होगा, ठीक है। क्लियर है सबको। तो अगर मैं बोलूं ओवरऑल बर्डन अगर आप ओवरऑल बोलिए तो ऑन एन एवरेज सेम रहेगा, ऑन एन एवरेज सेम रहेगा, क्योंकि एक अगर घट रहा है तो दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो बर्डन रहेगा आपका प्रॉफिट आपका सेम रहने वाला है, क्लियर। अगला पॉइंट क्या बोलता है, सिंस द बेनिफिट फ्रॉम द एसेट्स इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट्स एलोकेटेड रैशनली। अब देखिए इसमें क्या बोलता है, जैसे कि हमने ये जो मशीनरी खरीदा 6 लाख रुपीस का, अब आप बताइए क्या जो मशीन का परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर में होगा वही सेम परफॉर्मेंस आपका 6th ईयर में भी होगा क्या? जो अगर इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी सर कम हो जाएगी, जो उसका परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है सर। स्टार्टिंग के ईयर्स में बेनिफिट ज्यादा मिलता, स्टार्टिंग के ईयर में एसेट्स से बेनिफिट ज्यादा मिलता है और एंड के ईयर्स में आपका बेनिफिट कम मिलता है। तो सर ऐसा करिए ना, जब आपका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करिए, और जब बेनिफिट कम मिलता है तो डेप्रिसिएशन भी उसके अकॉर्डिंगली कम चार्ज करिए। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड तो कांस्टेंट कर रहा है, तो उसके हिसाब से देखिए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि WDV में जिसका डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता जाता है, परफॉर्मेंस जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखिए तो ये प्रॉपर मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है सर, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना खर्चा लगा उस रेवेन्यू में से उतना माइनस करिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया तो किया, और एंड में आते आते कम रेवेन्यू जनरेट किया तो कम खर्चा माइनस किया उसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल को यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रॉपरली फॉलो होता हुआ पाओगे। क्लियर, मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, यस सर। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात और मैं बता दूं कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। क्यों? क्योंकि इस मेथड को इनकम टैक्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इनकम टैक्स जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो WDV से ही होना चाहिए उसकी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो WDV से ही होनी चाहिए, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या आपको जो मेथड फॉलो करना है करिए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। हम जो इनकम टैक्स के लिए पर्पस के लिए कैलकुलेशन करेंगे वो इसी पर्पस मतलब इसी मेथड से। तो फिर सबको क्या करना होता है भाई, फिर सब लोग क्या करता है WDV, पता चला
बनाने के लिए कोई और मेथड यूज करे, फिर इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आप कुछ अलग मेथड मतलब WDV करिए, तो इससे अच्छा है कि WDV ही आप यूज करिए। तो इनकम टैक्स लॉ में ये मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है, बोला गया है कि यही मेथड यूज करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड भी प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए। 5 या 99% आप बोल सकते हो कि यही करते हैं, 99% से भी ज्यादा आप बोल सकते हो, 99.9% बोल दीजिए, ठीक है। आइए अगला क्या बोलता है, दिस मेथड इज मोस्ट फेवरेबल फॉर दोज एसेट्स व्हिच रिक्वायर्ड इंक्रीज्ड रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस ओवर द ईयर। ऐसे एसेट्स के लिए ज्यादा अच्छा है जिसका रिपेयर एक्सपेंस ज्यादा होने वाला है। दिस मेथड इज वाइडली एक्सेप्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर, तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट आपका हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है, कौन सा मेथड के लिए बोला गया है WDV मेथड क्या है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, ही मशीन एकदम कबाड़ हो जाए, इस्तेमाल करने लायक नहीं है सर, खराब हो गया है, जंग लग गया है, लेकिन मशीन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, ये डिसएडवांटेज है। इन दिस मेथड इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। देखिए हम लोगों ने भी हो गया, एक पॉइंट के बाद रुक गए, क्योंकि फिर इसके बाद माइनस करिए, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी अगेन उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे टिपिकल हो जाता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो टिपिकल हो जाता है, तो डिफिकल्ट बोलते हैं। और अगेन यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी आपका मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ तक सबको समझ और एक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात कर लेंगे इन दोनों मेथड के बीच के डिफरेंस के बारे में कि क्या है इन दोनों मेथड के बीच में डिफरेंस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन वो हमेशा वैल्यू पर कैलकुलेट की जाएगी। और सर बुक वैल्यू का मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल माइनस डेप्रिसिएशन, और हम इसको WDV भी बोल सकते हैं, रिटन डाउन वैल्यू, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आई है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपका बच्चों कांस्टेंट रहेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग करेगा, मतलब जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ईयर बाय ईयर डिक्रीज करता रहेगा। क्लियर, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स द बैलेंस ऑफ द एसेट्स विल रिड्यूस टू जीरो। यहाँ पे जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा जैसे ही उसका लाइफ खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है विल नॉट रिड्यूस टू जीरो, ठीक है, कभी भी इसका जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स लॉ, एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ में इसको एक्सेप्ट किया गया है। एक्सेप्ट किया नहीं गया मतलब ये बोला गया है, बारे में भी बताया गया है वहां पे, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्पेशली बताया गया है, और ऐसे लोग बहुत कम है दुनिया में, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में लोगों के लिए यही मेथड बताया गया है, WDV। क्लियर, इट इज सुटेबल फॉर एसेट्स गेट कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसके लिए क्या बोलता है, जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है वो यहाँ पे सूट करेगा जब आपको उसका लाइफ खत्म होते ही एसेट्स की वैल्यू जीरो दिखानी है, तो उस केस में वहां पे ये मेथड आपका सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइफ खत्म होते ही जीरो हो जाएगी। लेकिन ये मेथड आपका उस पर सूट नहीं करेगा। क्या बोलता है, इट इज सुटेबल फॉर एसेट्स विच रिक्वायर मोर एंड मोर रिपेयर इन द लेटर स्टेज ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जब आपका कोई ऐसा मशीन है जो साल के अंत में रिपेयर का खर्चा ज्यादा लेगा, तो ऐसी मशीनरी के लिए WDV का जो मेथड है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट के ईयर में डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कम होने लगेगा, रिपेयर का बढ़ने लगेगा, तो जो बर्डन है मेरे ऊपर वो सर बराबर पड़ेगा, वो सेम पड़ेगा, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, यहाँ पे आप किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, लेकिन यहाँ पे आप आराम से डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल्दो आप लोगों को यहाँ पे परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन में रेट कभी भी फाइंड आउट करने को नहीं देगा, हमेशा आपको रेट गिवन रहेगा अगर डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ नए मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा। सर आगे चले क्या, हाँ बताइए। सर तो ये सब मेथड तो हम 11th में नहीं पढ़े थे, तो ये सब एंट्रेंस में आएगा?
हाँ एंट्रेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। सर ये एनयूटी मेथड एंट्रेंस, वाला। हाँ ये Yes, सब sir. मेथड पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। ऐसे कई टॉपिक है बच्चों अकाउंट्स में, बाकी और सारे सब्जेक्ट में जो आपके 11th 12th में नहीं थे लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है ना। और एक बात, वहां पे बहुत सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं, बहुत सारे मतलब सीबीएसई है, आईसीएसई है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, मतलब हर बोर्ड के बच्चे आते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में ये सब बताया गया हो। क्लियर? तो मे भी उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस इन लोग बनाते हैं या फिर क्वेश्चन आज ड्राफ्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने 11 12 में नहीं पढ़े लेकिन आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो उसका कि आपको पता होना चाहिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? देखिए बाकी सारे मेथड भी उन दोनों मेथड से सिंपल ही हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और किसी को कोई डाउट होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो। देखिए बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला जैसे कि हम लोगों का जो एग्जाम्पल था, हम लोगों का एग्जाम्पल क्या था कि सर 6 साल के बाद जब आपका मशीनरी खराब हो जाएगा तो आपके पास 6 लाख रुपया होगा, ये डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्थ बात की फैसिलिटी देगा। क्लियर है? आज समझ में आई क्या? आपका मशीनरी जब 6 साल बाद खराब हो जाएगा तो आपके पास 6 लाख रुपया होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, लेकिन देखिए एक बात और समझिए, आप मेरे को ये बताइए जो मशीन आज 6 लाख रुपीस की मिल रही है, क्या 6 साल बाद 6 लाख की मिलेगी? बताइए आप। No, sir. नो सर, अगर आप जेन्युइन बात करिए, अगर आप मार्केट को समझ के बात करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि सर 6 लाख की मशीन नहीं मिले, हो सकता है 20 लाख हो जाए इसकी प्राइस, हो सकता है 8 लाख हो जाए, मतलब जो भी होगा वो 6 लाख से ज्यादा ही होगा सर, कम नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती रहती है, हो सकता है कि अपग्रेडेड मशीन मार्केट में मिले। क्लियर? तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ तक अभी जो हमने मेथड पढ़ा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें कहीं भी बच्चों इस बात को कंसीडर नहीं करता है, यानी कि जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, जो आपका महंगाई है, या मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो इनकी बात नहीं करता है, लेकिन एन्युटी मेथड इन सारे मुद्दों पे बात करता है। एन्युटी मेथड इन सारे मुद्दों पे बात करता है। ठीक है, एन्युटी मेथड आपका जो 6 लाख रुपया है प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट कुछ और नहीं बच्चों, ये बेसिकली आपका एक तरीके का महंगाई का रेट है कि किस तरीके से आपकी महंगाई बढ़ रही है। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपका 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, तो 6 साल के बाद जो वैल्यू है वो 60% बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप इस बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ आपको कि सपोज कर लीजिए जो महंगाई है वो 10% ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि आज सामान जो 10 रुपए का है वो 1 साल बाद 11 रुपए का हो जाएगा, मेरा ये एजम्पशन है। ठीक है, हर साल 1 1 रुपया दाम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो उस हिसाब से 10% हम लोग इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि सर 10% के हिसाब से मेरा कॉस्ट, मेरा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, उसको हम इंटरेस्ट का कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जब 6 साल के बाद आपका जो कॉस्ट है वो 60% बढ़ जाएगा। 60% मतलब सर इसका जो है प्लस कर दीजिए, 360 का मतलब 960 हो, तो अब मेरे को 6 लाख अरेंज नहीं करना है, कितना अरेंज करना है सर? 9,60,000 अरेंज। क्लियर? मेरी बात समझ में आई क्या सबको? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? से बताता हूँ मैं, फिर से एक बार कोशिश करता हूँ बताने की, बहुत ध्यान से। हाँ आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैंने ये बोला कि सर जो मशीन जिसके लिए आप इकट्ठा कर रहे हो डेप्रिसिएशन या पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसको रिप्लेस करने के लिए 6 इयर्स के बाद, तो वो जो 6 लाख रुपीज है वो आपका 6 साल के बाद क्या 6 लाख का रहेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि सर महंगाई होती है, बढ़ता है रेट, घटता है रेट, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं सिंपल सा ये कि सर महंगाई की वजह से रेट बढ़ जाएगा। तो आपके जो बाकी दोनों मेथड थे वो डेप्रिसिएशन चार्ज करिए 6 लाख पे,
तो इकट्ठा कितना कर पाओगे 6 लाख ही। तो ये जो मेथड है एन्युटी मेथड, ये महंगाई को भी ध्यान में रखता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ध्यान में रखता है। अभी मैं सिर्फ महंगाई की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बाद में आपको समझा दूंगा। दोनों एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि 6 लाख की मशीन जो है आप फ्यूचर में कॉस्ट कुछ और हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने का रेट जो है वो इन्फ्लेशन का रेट जो है वो सपोज कर लीजिए 10% पर एनम है, कि हर साल 10% के रेट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। तो 6 साल में आपका 6% महंगाई बढ़ जाएगा, यानी कि 60%, यानी कि 60% महंगाई बढ़ जाएगा। हमने ये एज्यूम किया, तो 60% मतलब सर 6 लाख का 60% हो गया 360, यानी कि 6 साल के बाद यही जो मशीन का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, 9,60,000 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अभी यहाँ क्लियर कि जब सर 6 लाख की मशीन है आपकी 960 हो जाएगी। अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अब जब आप रिप्लेसमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करोगे, तो आप कौन से वाले कॉस्ट को ध्यान 60 को 960 को आप कॉस्ट को ध्यान में रखोगे। लेकिन सर ये क्या पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है? आप मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 6 लाख का ही चार्ज कर सकते हो, मशीन में से 6 लाख ही माइनस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा माइनस में चला जाएगा, एसेट्स की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कैसे होगा बच्चों? 60,000 पे इंटरेस्ट के नाम पे जोड़ते जाएंगे और वो उसी इंटरेस्ट को खर्चा दिखाते जाएंगे, उसी इंटरेस्ट को खर्चा दिखाते जाएंगे। आपका 60,000 हर साल आपका 60,000 अलग इंटरेस्ट के नाम पे इकट्ठा होता जाएगा, और हर साल जो है आपका जो डेप्रिसिएशन है 1 लाख रुपीज ईच वो इकट्ठा हो रहा है। तो कुल मिला के आपका जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की अगर हम बात कर ले तो 1,60,000 आप हर साल इकट्ठा करोगे, और 6 साल के बाद जो आपकी वैल्यू है वो 960 हो जाएगी। ठीक है, 960 हो जाएगी। क्लियर? अब सर आप ये बोलोगे, सर इंटरेस्ट कैसा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट कैसा है ये नहीं समझ में आ रहा है। आपने इन्फ्लेशन बोला तो मेरे को अच्छा लग रहा था वो सुन के कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अभी आपने वर्ड चेंज कर दिया, आपने बोला इंटरेस्ट, ये मुझे को नहीं समझ में आया, ये मेरे को पचा नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सुना होगा, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सुना होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जिसको हम बोल नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, हम क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सपोज कर लीजिए मैंने ये बोला कि ये जो 6 लाख हमने मशीन में लगाया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो 6 लाख, सारा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ये जो 6 लाख रुपीज आपने मशीन पे लगाया, ये जो 6 लाख रुपीज आपने मशीन पे लगाया, ठीक है, वो अगर आप कहीं बैंक में डिपॉजिट कर देते तो एटलीस्ट 10% का इंटरेस्ट मिलता आपको। मेरी बात समझ में आई? एटलीस्ट 10% का इंटरेस्ट मिलता। तो मशीन को खरीदने की वजह से मेरा ये 60,000 का लॉस हो रहा है, मेरा ये 60,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने ये 6 लाख रुपया मशीन में लगा दिया। क्लियर है सबको? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर सर ये 6 लाख रुपीज मशीन में नहीं लगाते, एफडी करवा देते, फिक्स डिपॉजिट करवा देते, तो 10% के रेट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता, तो 60,000 जो है वो आपका हर साल हमें मिलता। तो ये लॉस हो रहा है, तो इसी लॉस को हम कंसिडर करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमने ये जो 6 लाख रुपया बैंक से लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कंसिडर करते हैं। ये क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो कैपिटल का रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। याद आया आपको? कैपिटल का रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। जैसे लैंड का रेंट हो गया, लेबर का वेजेस हो गया, उसी तरीके से कैपिटल का इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे एक और कॉस्ट ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन के साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। ठीक है, आइए कुछ और बातें यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपको ऑल्दो क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे इतना सिंपल आपको बता दिया, इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है। एन्युटी टेबल होता है बच्चों, उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इतनी सीधी, इतना मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आइए मैं आपको बताता हूँ एन्युटी मेथड, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट्स।
but also calculate interest on the invested amount of capital on the purchase of the assets with the help of annuity table. तो annuity table के हिसाब से हम क्या करते हैं, आपका कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट है उस पे जो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे, वो तो कैलकुलेट कर ही रहे हैं, प्लस साथ ही साथ और एक चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पैसा आपने 6 लाख रुपया लगाया तो उस 6 लाख का इंटरेस्ट भी हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। इसका नाम, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में कुछ नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन आपको नहीं देगा क्योंकि देखिए कैलकुलेशन होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ना इसको आपको समझना है ना यहाँ पे मैं आपको समझाने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेथड यहाँ पे समझ में आना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला मेथड क्या है बच्चा, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, SYD बोलते हैं इसको, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपका जो लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ मशीन का, सपोज कर लीजिए 6 साल है, हम लोग 0, हम लोग सिंपल रखते हैं 5 साल रखते हैं, पहले साल रहेगी रिमेनिंग, वो 5 रहेगी, 4 रहेगी, 3 रहेगी, 2 रहेगी, देन 1 रहेगी। क्लियर? इस तरीके से आपकी लाइफ रिमेनिंग है, हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, सबको अगर आप कर लो, आई थिंक 15 आएगा। क्लियर? आई थिंक आपका 15 आएगा। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो कैसे होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट, तो 5/15 कैसे करेंगे, 5/15। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ अपॉन टोटल ऑफ ईयर, टोटल ऑफ ईयर, जितना आपका ईयर है उस उन सारे डिजिट को आपको ऐड कर देना है, तो 5 अप, इस तरीके से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक 2 लाख रुपीज आएगा। क्लियर? उसी तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शन आपका चेंज होता जाएगा, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। तो इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। क्लियर? और एक चीज याद रखेंगे बच्चों की डेप्रिसिएशन जो है आपका वो डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि यहाँ अगेन आपका 120 हो जाएगा एंड उसके बाद 80,000 रुपीज हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आपका लास्ट में 40,000 रुपीज को अगर आप ऐड कर लो तो आपका 6 लाख रुपीज आएगा। तो इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। इस मेथड सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू रिमेनिंग लाइफ अपॉन सम ऑफ ईयर डिजिट। ठीक है, इनटू कॉस्ट। ठीक है, और कॉस्ट में अगर कोई सैल्वेज होगा तो वो माइनस कर देंगे, कोई स्क्रैप होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। लोगों का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, जैसे जैसे मशीनरी की इफिशियंसी डाउन हो रही है उसी तरीके से आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। स्टार्टिंग के ईयर में इफिशियंसी ज्यादा थी इसलिए ज्यादा चार्ज किया, लास्ट के ईयर्स में आपकी कम किया। ठीक है, तो ये मेथड बनाया गया है ताकि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी वाली, इस बात यहाँ पे वो चीज फॉलो हो। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर? बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको कुछ खास बातें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड ऑफर्स अ डेप्रिसिएशन रेट दैट एक्सेलरेट मोर देन द स्ट्रेट लाइन मेथड बट लेस देन द डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज आल्सो सेपरेटेड इनटू द फ्रैक्शन यूजिंग द नंबर ऑफ ईयर
द बिजनेस एसेट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनेट में बांटेंगे, जो आपका यूजफुल लाइफ है उसके प्रोपोर्शनेट में। सच एसेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स पे हम लोग ये ऐसा डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसका कैलकुलेशन आपको आने का चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होगी। एंड देन उसके बाद है आपका सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है बच्चों? आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिजर्व होता है और एक फंड होता है। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है रिजर्व और एक होता है फंड, ठीक है। देखिए रिजर्व क्या होता है बच्चों? फ्यूचर अनएक्सपेक्टेंसी के लिए हम लोग कोई भी पैसा बचा के रखते हैं, प्रॉफिट में से कोई भी पैसा हम अगर बचा के रखते हैं तो उसको रिजर्व बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, रिजर्व का पैसा बिजनेस में ही पड़ा रहेगा। जो रिजर्व का पैसा है बच्चों वो बिजनेस में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के घर पे हम लोगों के पेरेंट्स जो है कुछ पैसा रखते हैं इमरजेंसी यूज के लिए, क्लियर, तो वो आपका रिजर्व हो गया। अगर मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दें, हमारे पेरेंट्स उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दे और कि एफडी 2 साल 3 साल के लिए, क्योंकि पैसे का इस्तेमाल 2 साल बाद 3 साल बाद होगा, ये पैसा आपका सिक्योर भी है प्लस टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है। ये पैसा आपका सिक्योर भी है और टाइम के साथ इंक्रीज भी कर रहा है। पता चला हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है घर पे और किसी रात को मोदी जी आते हैं 8 बजे और बोलते हैं 2000 के नोट बंद, तो सारा मेरा पैसा जो है घर पे पड़ा हुआ बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करिए, उसको आप सिक्योर भी कर दीजिए और टाइम के साथ वो इंक्रीज भी होता रहेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग फंड बोलते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, डेप्रिसिएशन के नाम पे हम प्रॉफिट में से अमाउंट, लेकिन कहीं ना कहीं सर वो बिजनेस में ही पड़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस में ही पड़ा है। तो हम क्या करें सर, उस पैसे को आप क्या करिए, आप डिपॉजिट कर दीजिए, किसी सिक्योर डिपॉजिट कर दीजिए। तो अगर किसी सिक्योर जगह पे आप डिपॉजिट कर दोगे तो वो पैसा आपका सेफ भी है और टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी कर रहा है। तो एन्युटी मेथड या जो सॉरी जो आपका मान लेते हैं कि मशीनरी की प्राइस आपकी फ्यूचर में बढ़ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ एन्युटी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा और टाइम इंक्रीज करेगा तो एन्युटी गा। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया क्या? और ये बोलिए यहाँ तक आया क्या? रेट ऑफ एन्युटी निकालेंगे। रेट ऑफ एन्युटी देखिए वो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वो एक टेबल होता है जिसको एन्युटी टेबल बोलते हैं, वो उसमें दिया होता है, ठीक है। और ऑल्दो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको देगा नहीं, क्योंकि एन्युटी का कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के नहीं होता है। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के आपको ऐसा क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है पूछने का। सिंकिंग फंड मेथड, अब सिंकिंग का मतलब क्या होता है? डूबना। को अगर डूबती तो धीरे 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 डूबती है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट, धीरे 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 बड़ा होगा। आपका जो फंड है वो धीरे धीरे बड़ा होगा। क्यों? पैसा डाल रहे हो, हर साल एक पैसा डाल रहे हो फंड में डेप्रिसिएशन के नाम पे, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन हर साल 1 लाख रुपया जमा करोगे, क्लियर। तो इसको सिंकिंग फंड, और डीआरआर जो होता है वो भी सिंकिंग फंड होता है, वेंचर रिडम्पशन फंड होता है, वो भी आपका सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड इज फंड created by the regular investment amount to accumulate the amount of money required to replace an asset at a set date in future। क्लियर है? बात समझ में आया? इसमें बोल रहा है कि एक फिक्स अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते जाएंगे, एक्यूमुलेट करते जाएंगे, ताकि भविष्य में जाके हम उसको चेंज कर दें, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात आप रीड कर आ जाएगा। मेथड देख लिया, एंड उसके बाद आपका आता है मशीन आवर मेथड एंड यूनिट मेथड। ये दोनों एकदम सेम आपका सिमिलर है, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा कॉन्सेप्ट इसका, बहुत होता है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, बहुत बार क्या होता है, जैसे जो मशीन्स होती है, जैसे प्रिंटर के केस में आपने सुना होगा, देखा होगा कि प्रिंटर के केस में जब हम रिफिलिंग करवाते हैं, जब इंक भरवाते हैं लाते हैं, तो बोलता है जो इसका इंक है पेज आपका 2 लाख, जो आप
आपका इसका जो कार्टेज है, जो उसमें इंक होता है जिसमें हम लोग, वो आपका 2 लाख आराम से प्रिंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे उस कार्टेज की लाइफ बता दी, इंक की लाइफ बता दी गई, इन द नंबर ऑफ कि कितना यूनिट प्रोडक्शन, क्लियर है, कितना प्रोडक्शन कर सकता है वो मशीन। तो अब आपका है बच्चों, वो उस रेट से कैलकुलेट होगा। सपोज कर लीजिए इस साल में हमने, जिस साल में 40,000 प्रिंट करवाए, जिस साल में हम प्रिंट कराया, तो उसका डेप्रिसिएशन देखिए कैसे होगा कैलकुलेट, और कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 लाख रुपया। हाँ सर। ये सब ओके, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। यस सर। ओके ओके, एक सेकेंड। फट करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। आपने लिया कॉस्ट, आपने ले लिया कॉस्ट, ठीक है, आपने ये मशीन की कॉस्ट ले ली। सपोज कर लीजिए जो हमने इंक भराया, जो हमने कार्टेज भराया, वो 6 लाख रुपीस का फिल करवाया था, ठीक है, और हमने डिवाइड कर दिया उसके होल आउटपुट से, होल आउटपुट से डिवाइड करा दिया, यानी जो 2 लाख पेजेस वो प्रिंट कर सकता है, हमने उससे डिवाइड करा दिया। तो जैसे ही इससे डिवाइड कराएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, एक पेज की क्या कॉस्ट आएगी, एक पेज की अगर मैं कॉस्ट निकाल दूं 3 रुपया, एक कॉस्ट, एक पेज की कॉस्ट 3 रुपया, तो 40,000 पेज के लिए जो आपका कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज। यानी कि इस ईयर में, इस ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000 है। सबको समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। इसी एग्जांपल में एक आउटपुट किया वो 10,000, तो उस केस में आपका, बताइए जरा कैलकुलेट करके, किसी ईयर हमने सिर्फ 10,000 पेजेस ही मतलब प्रिंट किया इस प्रिंटर से, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 1000 एकदम करेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सबके आनंद रुपीस, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगेन सर यहाँ पे जो आपका डेप्रिसिएशन है प्रोडक्शन के हिसाब से है। प्रोडक्शन के हिसाब से मतलब सर जिस ईयर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस ईयर में सेल भी ज्यादा होगी, इनकम भी ज्यादा होगी। तो सर जिस ईयर में प्रोडक्शन ज्यादा तो उस ईयर में इनकम ज्यादा, और प्रोडक्शन ज्यादा मतलब डेप्रिसिएशन ज्यादा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिस ईयर में रेवेन्यू ज्यादा है उस ईयर में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का एग्जाम्पल था 40,000 जिस साल में हमने प्रोड्यूस किया उस साल डेप्रिसिएशन आपका 120, और सिर्फ 10,000 उस साल डेप्रिसिएशन आपका 30,000 आया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको प्योर मैचिंग प्रिंसिपल मिलता हुआ दिखेगा, प्योर मैचिंग प्रिंसिपल मिलता हुआ दिखेगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है सर, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपके कॉस्ट लगे उससे मैच करा के लिखिए, उससे मैच करा के आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्योर आपको वो दिखेगा वो कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका मेथड दिया हुआ है इसमें सर वॉइस कैसे ब्रेक हो रहा है? अगेन ब्रेक हो रहा है। यस सर। यस सर। यस सर।
चलिए, आई होप सबको स्क्रीन विजिबल होगी, सबको स्क्रीन शो हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये मेथड आप सबको समझ में आ गया था। जो मशीन आवर मेथड है वो सबको समझ में आ गया, और उसी तरीके से आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। क्लियर? और ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या, इसमें क्या बोलते हैं, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आवर्स अ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट, कि आपकी मशीन कितना घंटा काम कर सकती है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट अ मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। क्लियर है सबको, समझ में आया क्या? यहाँ तक सबको Yes, क्लियर sir. है? जल्दी से बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक अलग मेथड, डिप्लीशन मेथड। ठीक है, देखिए डिप्लीशन मेथड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, माइनिंग करते हो, क्वेरीज होती है वहां पे, वेस्टिंग एसेट्स के केस में। उसमें क्या होता है बच्चों, ये लैंड एरिया होता है और वहां से आपका माइनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आपके मिनरल्स है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं इसमें से। ठीक है, वहां से आपका क्या होता है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होता है। अब जितना मिनरल निकल गया इस लैंड एरिया में से, जितना मिनरल यहाँ पे से निकल गया, वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है? अगर इस लैंड के अंदर मिनरल्स हैं तो इसकी वैल्यू है, जैसे जैसे मिनरल्स निकलते जा रहे हैं इसमें से इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्लियर सबको? वैसे वैसे सर इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स जितना भी आपने एक्सट्रैक्ट किया उसके बेसिस पे होगा, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ईट बनाने वाली कंपनी होती है जो ब्रिक्स बनाती है, तो ब्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है सर, मिट्टी चाहिए होती है। तो हम लोग लैंड एरिया में से वो मिट्टी डग करके निकालते रहते हैं। ठीक है, डग किया, मिट्टी निकाल लिया, तो जितना आप मिट्टी निकालते जा रहे हो वैसे वैसे उस लैंड की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो जितना मिट्टी आपने निकाला उस मिट्टी के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है कि जितना क्वांटिटी आपने एक्सट्रैक्ट किया और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए हम लोगों ने 2000 केजी का मिनरल्स बाहर निकाला, ओर्स बाहर निकाले, और पर केजी का जो दाम है वो 50 रुपीज है। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपीज, मतलब डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। समझ में आया क्या सबको? Yes. और इस सबको क्लियर है? Yes, तो sir. ये जो एसेट्स होते हैं बच्चों ये थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इनका नाम भी अलग रखा जाता है और इनका कैलकुलेशन का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, यहाँ पे अलग है, सच एज माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो दिस डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेट्स is that they cannot be depreciated but can gradually be depleted। अब जो लैंड है, लैंड जो है वो बच्चों कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, आपने सुना होगा लैंड इकलौता एक एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता है, लेकिन जितना मिनरल्स आप निकालते जा रहे हो उतना वो डिप्लीट होता जा रहा है, उतनी वैल्यू उसकी डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग और क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन मेथड बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? अगला एक पॉइंट क्या होता है, प्रोविजन फॉर रिजर्व रिन्यूअल मेथड्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल मेथड। क्लियर? आइए देखिए होता क्या है इसमें, जैसे सपोज कर लीजिए आपकी मशीन का कॉस्ट कितना था बच्चों, 6 लाख रुपया, और आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 6 लाख रुपीस, सॉरी 6 इयर्स तक। आपका मशीन का कॉस्ट था 6 लाख रुपीस, आपको चार्ज करना था डेप्रिसिएशन 6 इयर्स तक, तो आपने ये फॉर्मूला लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्लियर है सबको? मेरी बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
तो सर आपने 1 लाख पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और जैसे कि आपने 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 6 साल में आपकी वैल्यू, 6 साल के बाद आपके पास कितना पैसा होगा नया मशीन खरीदने के लिए? 6 लाख होगा अगेन। क्लियर? 6 साल के बाद आपके पास 6 लाख होगा मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, तो सर जितना पैसा आपको अरेंज करना है उतना आपने न्यूमरेटर में लिख दिया, जितना पैसा आपको अरेंज करना है उतना न्यूमरेटर में लिख दिया, और जितना नहीं करना है उतना आपने माइनस भी कर दिया। जैसे स्क्रैप 120 का स्क्रैप था तो वो माइनस कर दिया, तो सिर्फ आपका 480 आया, 480 को 6 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोविजन का पैसा, क्योंकि आपको जब मालूम है कि फ्यूचर में मेरा प्रोविजन का जो रिपेयर्स का जो पैसा है, फ्यूचर में जो आपका रिपेयर का जो पैसा वो ज्यादा लास्ट के ईयर्स में आपका खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए भी हम अरेंजमेंट कर लें, उसके लिए भी हम क्या अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपीस आपका लगने वाला है रिपेयर के लिए, तो भैया ठीक है, रिपेयर के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको। रिपेयर के लिए हम लोग एक खर्चा और ऐड कर लेते हैं 3 लाख रुपीस, यानी कि अब आपका टोटल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, अब आपका टोटल डेप्रिसिएशन 9 लाख अपॉन 6 हो जाएगा। अब आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और आपके पास हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। ठीक है, 1,50,000 आएगा। अब जब आप 6 साल के बाद देखोगे तो आपके पास कितना पैसा आया, 9 लाख रुपीस। अब इस 9 लाख में से आराम कर सकते हो, मशीन को रिप्लेस भी कर सकते हो, उसका जो रिन्यूअल का खर्चा है कर सकते हो, वो भी मीट आउट कर सकते हो। आपका ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीस किया, बेसिकली क्या है, प्रोविजन फॉर ऑल्सो कंसिडर वाइल फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसमें आपका जो ऊपर न्यूमरेटर है वो तो ऐसा ही रहेगा जो पहले हुआ करता था, बस इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड कर दोगे, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर, एस्टिमेटेड टोटल, मतलब आप खर्चा होने वाला है रिपेयर में भी हम लोग चार्ज कर लेंगे। सबको समझ में आया क्या? सबको ये पॉइंट समझ में आई क्या? Yes, sir. क्लियर? बहुत ही बढ़िया। तो देखने का मतलब अभी हम लोगों ने पूरे 9 मेथड पढ़ लिए। 9 मेथड में सबसे मेथड था, मेथड जहाँ पे हम लोग महंगाई को ध्यान में रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान में रखते हैं। देन फोर्थ था आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ठीक है, जिसमें आप वहां पे मैचिंग प्रिंसिपल अगेन आपको दिखता है। देन फिफ्थ और सिक्स्थ आपका दोनों, एक था आर यूनिट आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना और यूनिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना, ठीक है। एंड देन एथ मेथड था आपका डिप्लीशन मेथड, एंड नाइन्थ मेथड था वो था प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल मेथड, ठीक है। तो ये 9 मेथड हम लोगों ने लास्ट वाले अपने क्लास में भी पढ़ा था, आज भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये वाला एक मेथड मैंने नया ऐड किया है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए जैसे बच्चों आपने सिंकिंग फंड मेथड पढ़ा था, वो तो मैं गिनवाना ही भूल गया आपको। तो सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है सर, ये जो आप डेप्रिसिएशन का 1 लाख रुपीज ईच है, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और स्क्रीन पे सारा नजर ध्यान से जमाए रहिएगा। मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपीज जो आप डेप्रिसिएशन के नाम पे प्रॉफिट से माइनस करके रखते जा रहे हो बिजनेस में, ठीक है, आप उसको रखिए मत, कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ये पैसा आपका सेफ भी रहेगा प्लस टाइम के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा, प्लस टाइम के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा। तो इसको हम क्या बोल दिए थे, सिंकिंग फंड मेथड बोल दिए थे। क्लियर है, सबको समझ में आया? हम इसको सिंकिंग फंड मेथड बोल दिए थे, ठीक है। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या बोलता है सिंकिंग फंड मेथड, यही बोलता है कि आप बिजनेस में पैसा मत रखिए, बस उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट आया इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। अब इन्वेस्टमेंट हम लोग जब कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, न्यूज आता रहता है, म्यूचुअल फंड आता है, शेयर मार्केट आता है, तो बोलता है कि जो शेयर मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड, वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो जहां पे भी आप इन्वेस्ट करोगे, ऑल्दो बोला जाता है कि हम लोग सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, इन सब जगहों पे, बैंक की एफडी में,
तो वहां पे भी अगर आप देखिए तो बैंक की एफडी में रेट बहुत कम होता है। क्लियर? तो ही आपको, और यहाँ पे तो आपको रिकरिंग बेसिस पे करना है पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देखो तो बहुत ज्यादा रेट नहीं मिलता है, ठीक है सर। और वहां पे अभी सिचुएशन को देख, कभी हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज भी हो जाए। कभी कभी क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डिक्रीज भी हो जाए, क्योंकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। तो हो सकता है कि मार्केट जो फ्लक्चुएशन है वो अनफेवरेबल है, मार्केट प्राइस नीचे चला जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मेथड क्या बोलता है कि सर ये जो आपको पैसा 1-1 लाख रुपया जमा करना है, आप इसको वहां पे इन्वेस्टमेंट में मत जमा करिए, आप एक पॉलिसी ले लीजिए। आप एक क्या ले लीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए और आप उस पॉलिसी में एज अ प्रीमियम पैसा डालिए। जैसे आपने देखा होगा LIC हम लोग करवाते हैं जनरली, सब लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। तो LIC में क्या होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ले ली और टाइम टू टाइम एनुअली प्रीमियम भरते जाते हैं, प्रीमियम भरते जाते हैं और एक टाइम के बाद वो मैच्योर होके पैसा हमें मिलेगा और एक बड़ा अमाउंट मिलता है, लमसम बड़ा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला कि आप पैसा यहाँ पे मत डालिए, इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वहां पे रिस्क है। तो आप क्या करिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डालिए, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए और ये जो पैसा आप डालेंगे वो किस नाम से डालेंगे, प्रीमियम के नाम से डालेंगे कि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन का पैसा है जो आपने बिजनेस में रखा था, आप उसको प्रीमियम के नाम पे भरते रहिए। अब इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपको इस जब आपका जो अमाउंट है वो जब मैच्योर होगा, मतलब मान लेते हैं कि आपने 5 साल 6 साल, हम लोगों ने यहाँ पे 6 साल के लिए लिया है, तो जब 6 इयर्स के बाद ये जो अमाउंट मैच्योर होगा तो एक लमसम अमाउंट तो आपको मिलेगा, एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट तो आपको मिलेगा, ठीक है। मशीन खरीदने के लिए, रिप्लेस करने के लिए आपको एक बड़ा अमाउंट तो मिलेगा। 6 लाख क्या, उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, 7 से 8 लाख अप्रॉक्स मिलेगा, सपोज कर लीजिए, ठीक है। 7 से 8 लाख आपको मिल रहा है, इवन 9 लाख भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो मिल ही रहा है आपको, और मिलेगा। जब भी आप इंश्योरेंस करवाओगे तो वो आपके एसेट्स की इंश्योरेंस कर देगा, इंश्योरेंस कर देगा मतलब सिक्योरिटी ले लेगा। मान लेते हैं कि आपके एसेट्स में कोई खराबी आती है, आपका एसेट्स किसी एक्सीडेंट से खराब हो जाता है, बेकार हो जाएगा, तो ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी वाले उसका भी पैसा देंगे। अगर आपका एसेट्स टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका भी पैसा आप लोग मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी वाले देंगे। जैसे आपने सुना होगा बहुत बार कि बहुत पहले एक कॉन्सेप्ट आया था कि मोबाइल फोन का आप क्या करवाइए, इंश्योरेंस करवा लीजिए, कि आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट जाती है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप उसका इंश्योरेंस करवा लीजिए। होगा क्या कि जैसे ही आपकी स्क्रीन टूटेगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाला आपका स्क्रीन बनवाएगा, मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी वाला बनवाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये काम करता है कि आपका मशीन में जो भी ब्रेकडाउन मिलेगा वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला उसको मेंटेन करेगा। तो दो फायदे मिल गए सर। तो ये मेथड अभी नया प्रिस्क्राइब हुआ है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये मेथड मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ये मेथड ये है, किसी को समझ आया, जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ये मेथड? क्लियर है एकदम बढ़िया से? ठीक है, ठीक है। इसमें यही बोलता है सीधा बहुत कि भाई आप जो पैसा वहां डाल रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी में डालो और दो फायदे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए क्या लिखता है, instead of purchasing security, an insurance policy is purchased for an amount equal to the cost replacement of assets। और जो पॉलिसी होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए सर? 6 लाख के बराबर होनी चाहिए, 6 लाख के बराबर होनी चाहिए सर। 6 लाख के बराबर नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगा ना, आपको मशीन रिप्लेस नहीं करते, तो उसके बराबर का ले लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे इन रिटर्न फॉर द सम नोन एज प्रीमियम टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। और हर साल के स्टार्टिंग में आपको प्रीमियम पैसा देना होगा, जो प्रीमियम हम फिल करते हैं हर साल के स्टार्टिंग में देना होगा, यहाँ पे हर साल के स्टार्टिंग में देना होगा और आपको लमसम अमाउंट मिल जाएगा मैच्योरिटी पीरियड पे, ठीक है। अंडर दिस मेथड इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट, इस मेथड में सिर्फ आपको फंड नहीं देते हैं बट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू असेट्स, जो आप ब्रेकडाउन की वजह से। तो व्हेन द पॉलिसी इज टेकन द असेट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट एनी लॉस। अगर एसेट्स में कोई लॉस हो गया, आग लग गया,
ठीक है, कोई भी ब्रेक डाउन हो गई तो यहाँ पे वो आपको काम देगा। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल टू द कॉस्टली वेस्टिंग एसेट्स। यहाँ पे ये जो मेथड है वो आपका कहाँ पे लगता है, जो कॉस्टली वेस्टिंग एसेट्स है वहां पे लगेगा। द एसेट्स अकाउंट रिमेन इन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है आपने बनाया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन एक अलग से अकाउंट में इकट्ठा करते जाते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन से माइनस करते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो कुछ उसी तरीके से है कि आपको माइनस नहीं करना है बल्कि आपको प्रीमियम भरते जाना है उस डेप्रिसिएशन का, ठीक है, क्लियर है सबको? और इस समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम लोगों का Yes, डेप्रिसिएशन sir. जो है वो खत्म हो गया। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा आप लोगों का, फिर ट्रायल बैलेंस वाला जो टॉपिक है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो इतना टेक्निकल नहीं है, वो बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैंने एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक ये लिया, प्रिपेयर या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्टार्ट होने से पहले ही बता दूं कि जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों वो आपका स्टेटमेंट है। क्या है आपका स्टेटमेंट? ये आपका अकाउंट नहीं है, अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट का जब हमने क्लास किया था तो उसमें डिफरेंस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी उसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बस आपको समझा दिया कि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। अकाउंट बोलने का मतलब कि यहाँ पे आपका वो डबल एंट्री सिस्टम या जो डबल अकाउंटिंग वाला जो रूल है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अकाउंट में जिससे आपका टू और बाई दिखता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, ऐसा करके यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और अकाउंट के नाम आपको जर्नल एंट्री में दिखेंगे, जर्नल एंट्री में आपके अकाउंट के नाम दिखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट का आपको नाम नहीं दिखेगा। कहीं भी आपने जर्नल एंट्री ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसलिए वो जनरल या लेजर में नहीं आएगा, वो आपका बैलेंस शो करने के लिए आता है। क्लियर? चलिए, क्या बोलता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है इज द थर्ड फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड फेज है। सर कैसे थर्ड फेज है? सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में, देन उसके बाद पोस्टिंग करते हो लेजर में, जिसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, देन समरी बनाते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो आप बोल सकते हो कि आपका थर्ड फेज है। क्लियर? इसमें क्या होता है बच्चों, हम एक लिस्ट दिखाते हैं सारे लेजर बैलेंस की, अलग अलग अकाउंट से हमने बनाया था, वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। और मेन मोटिव क्या होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, याद रखिएगा, ये मोटिव हर बार आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग अकाउंट, अब यहाँ पे उनको डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। क्या मोटिव होता है बनाने का, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्या बोलता है कि सर जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका एक तरीके का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। तो अगर आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बिना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के बना है तो इससे आपका क्या होगा, वो आपका जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, जो डेबिट साइड का जो टोटल है, सॉरी साइड नहीं बोलेंगे, डेबिट बैलेंसेस का जो टोटल है, जो क्रेडिट बैलेंस का टोटल है, वो मैच करेगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स क्या लिखता है शॉर्ट में, इन अदर वर्ड्स द ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब देखिए इसके पहले के जो दो प्रोसेस थे, जनरल और लेजर, कितने बड़े बड़े प्रोसेस थे, कितने बड़े बड़े और हैवी प्रोसेस थे, उन सबको चेक करने के लिए आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कहने का मतलब है कि सर जो ट्रायल बैलेंस आपकी मैच की हुई है उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्लियर? क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आप फिनेंशियल, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो भी इनपुट, वो इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेगा। मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? ठीक है, तो स्टेटमेंट बनते हैं वो आपके ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनते हैं, अदरवाइज द वर्क में बी
एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो पहले तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एंड देन इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रायल बैलेंस है वो आपका एज अ समरी वर्क करता है। ये आपका एज अ समरी वर्क करता है। भाई इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को एक पेज में ले आने का काम किसका है? ट्रायल। आपको मालूम है कि जनरल कितना हैवी होता है, लेजर कितना ढेर सारा होता है, कितना बड़ा होता है, और उन सबको समराइज करने का काम किसका होता है? ट्रायल। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव हमने देखा। सबसे पहला अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, उसके बाद आपका इनपुट प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, देन आपका एज अ समरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स जो भी नाम रहेंगे वो, और यहाँ पे याद रखिएगा लेजर फोलियो कॉलम रहेगा। फिर उसके बाद डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। और जिस तरीके से मेरा बैलेंस शीट होता है उसी तरीके से ये भी आपका क्या होगा? एज एट बनेगा। एज एट का मतलब सर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा। और अगेन ये भी आपका क्या है? स्टॉक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? जैसे आपका ट्रायल बैलेंस, सॉरी जो आपका ट्रेडिंग है, जो पीएल है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट का। क्लियर? उसके बाद क्या बोलता है? लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ऐसी क्या क्या बातें हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकता, जो क्या क्या बातें हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं कर सकता। ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन इंटर्ड इन ऑल एट ऑल इन द जनरल। तो मतलब ये ऐसी गलतियों को खोज नहीं पाएगा आपका ट्रायल बैलेंस जिस ट्रांजेक्शन है वो इंटर ही, सॉरी जनरल में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो जनरल में इंटर ही नहीं हुए, वैसे ट्रांजैक्शन की गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा आपका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। तो ऐसे वाले गलती को वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है कि रॉन्ग अमाउंट कॉलम ऑफ द जनरल। अगर गलत अमाउंट आपने दोनों कॉलम में लिख दिया है जनरल के, तो वो वाली गलतियां भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो नहीं पकड़ पाए। अगला पॉइंट क्या लिखता है? हैज मेंशन्ड इन द जनरल। राम की जगह सर हमने श्याम को डेबिट कर दिया, राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, तो ऐसी गलतियों को भी आपका एन एंट्री हैज नॉट पोस्टेड इन द। तो अगर आपका पोस्ट ही नहीं हुआ, मतलब जनरल में हमने रिकॉर्ड किया लेकिन लेजर में लेके ही नहीं आए, तो ऐसी गलतियों को भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, ऐसे एरर्स को भी नहीं खोज पाएगा। ऐसी गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये जितने भी एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं वो ऐसे एग्जांपल हैं या एरर कट रहे हैं, बैलेंस तो मैच करा दे, नहीं खोज पाएंगे, गलतियां हम लोग नहीं खोज पाएंगे। कह रहे क्या? और इस समझ में आया क्या? आपका जो एरर होता है बच्चों वो दो तरीके का होता है। पहले हम लोग एरर ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। एरर जो होता है बच्चों वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस मतलब सर आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, और जैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपका ट्रायल बैलेंस या तो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो ऐसी गलतियों को क्या बोलेंगे? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कहने का मतलब है सर एक कस्टमर था, हमने उसको 2 सेल किया लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 सेल की, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन। ठीक है, और सॉरी ये नहीं आएगा इसमें। पार्शियल ओमिशन का मतलब ये है कि हमने एक कस्टमर है जिसका हमने कैश रिसीव किया, तो कैश रिसीव कर लिए लेकिन कस्टमर का अकाउंट में एंट्री नहीं किया, कस्टमर के अकाउंट में एंट्री नहीं किया, तो एक जगह एंट्री है तो दूसरे जगह एंट्री नहीं है, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और आपको सामने से मिल जाएगा। इसमें वो सारी गलतियां आएंगी, जैसे डबल अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो आपका क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको इन सारी एरर्स में ये दिखेगा कि आपका जो एरर है वो या तो डेबिट साइड में हुआ है या तो क्रेडिट साइड में हुआ है, दोनों साइड में नहीं है, दोनों में से कोई है कि हम ओमिशन तो एंट्री की लेकिन क्रेडिट में नहीं की। पोस्टिंग में भी हो सकता है एरर, सर हमने एक दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की, उसका लेजर में तो एंट्री कर दिया आपने लेकिन राम के अकाउंट में एंट्री नहीं की। क्लियर? एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कास्टिंग मतलब, एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे आपका टोटलिंग वाला एरर है।
ठीक है, यहाँ पे जो है आपका टोटलिंग का एरर है, अमाउंट कुछ आ रहा है डेबिट क्रेडिट में कुछ आपने लिख दिया, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कहने का मतलब है कि भाई आपका जो लेजर है वो कई पेजेस में बनता है, तो एक पेज का टोटल कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। हो सकता है किसी अकाउंट में 5000 का 500 हो गया होगा या 500 का 5000 हो गया होगा, सर ऐसे एरर को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। फिर अगला एरर क्या दिखाता है, एरर इन द रॉन्ग साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। सर कैश अकाउंट के कैश अकाउंट के डेबिट में जाए क्या ट्रांजेक्शन, लेकिन सर गया तो कैश गया तो गया है लेकिन रॉन्ग साइड, डेबिट की जगह क्रेडिट, डेबिट की जगह क्रेडिट में चला गया, तो ये भी, इससे भी आपका जो, और ये वाले एरर भी क्या हो जाएंगे, 500 को क्या कर दिया गलती से सर बच्चों, वॉइस आपका 5000 ब्रेक कर, हो रहा है। सर आप लीव हो गए वॉइस थे। ब्रेक हो रही है। यस सर और आप लीव हो गए थे। अरे यार मैं लीव हो गया, तो कहाँ से आप लोगों ने मतलब मैं ब्रेक था, कैरिंग फॉरवर्ड के बाद से सर, सर आप 2-3 बार लीव हो गए हैं, इससे पहले भी। अच्छा इसके पहले भी लीव हो गए थे। यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो हम लोग कंडक्ट करते हैं, अगर कुछ ऐसा कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, तो कैरिंग फॉरवर्ड का मतलब एक पेज से जब दूसरे पेज में जाते हैं, फॉरवर्ड मतलब एक टोटल दूसरे पेज में गलती कर दिया वो हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या है, ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड ऑफ द करेंट अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री करना था, सर कैश अकाउंट में तो किया लेकिन क्रेडिट में एंट्री कर दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। क्लास को क्या किया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एरर हमने सही अपने डाटा था कि गलत साइड में लिख दियो, लिखा है अमाउंट भी सही, सॉरी अकाउंट भी सही चूज किए, सर अमाउंट गलती हो गई सर, लेकिन इस बार 100 का 5000 कर दिया हमने, कर दिया। अब अगला सेम अकाउंट, पिछले बार सर याद था कि राम का अकाउंट में छूटा हुआ है, पिछले बार हमें याद था कि राम के अकाउंट नहीं, सर लास्ट पॉइंट और ये फिर से क्लियर है बता क्या? दीजिए, आप लेफ्ट हो गए थे। ओके देखिए, डबल पोस्टिंग इन द, हाँ वापस से चलिए देखते हैं। यस सर। डबल पोस्टिंग इन अकाउंट क्या, एक ही अकाउंट बार पोस्टिंग कर दीजिए, एक ही अकाउंट में दो बार पोस्टिंग हमने कर दिया, ठीक है। कैश डेबिट, ठीक है, डेबिट तो ट्रांजेक्शन कर दिया है, बाई कैश दो बार लिख दिया है, और के सर आपकी आवाज नहीं तो आ एक ही रही। बार गया। ट्रायल बैलेंस मैच की में पढ़े, इन सब से आपका ट्रायल बैलेंस मैच, आवाज ही नहीं आ रही है मेरी, वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर, बहुत ब्रेक हो रहा है। ओके वेट करिए, चलिए ये वाले एरर सारे देख लिया, बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, और सबसे खतरनाक ये वाले एरर होते हैं, याद रखिएगा सबसे ज्यादा खतरनाक यही वाले एरर होते हैं जो आपके पता नहीं चलते हैं, आपका जो एरर है वो पता ही नहीं चलेगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाएगा आराम से, बहुत बढ़िया से, आपको लगेगा कि लेकिन कुछ एरर होते हैं। कौन सा वाला एरर है, सबसे पहला क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, जिसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब सर एक सेल की एंट्री हमने की ही नहीं,
एक सेल की एंट्री हमने एंट्री की ही नहीं। अब सर जब सेल की एंट्री हमने की ही नहीं, जनरल में जब एंट्री नहीं की तो लेजर में भी नहीं गया, लेजर में नहीं गया तो ट्रायल बैलेंस में भी कंप्लीटली नहीं आया, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट नहीं पड़े। में आई क्या? मेरी बात समझ में आई क्या सबको? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला पॉइंट क्या है? एरर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिख। अब जब आपने रिकॉर्डिंग में ही गलती कर दी तो वो आगे भी जब कैरी होगा, जब जर्नल से लेजर जाएगा तो वो भी वापस से ही गलती हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया? गलत लिख दिया तो वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा? गलत ही पोस्ट होगा, और गलत पोस्ट होगा तो जिसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस बनेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत ही हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या लिखता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में बेसिकली वो आइटम आते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई मतलब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गलती कर देते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर में हम लोग गलती कर देते हैं। मतलब कोई आइटम ऐसा रेवेन्यू नेचर का रहता है लेकिन हम उसको कैपिटल ट्रीट कर देते हैं, और कोई आइटम कैपिटल का रहता है लेकिन हम रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रिंटर परचेज किया, और उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। अब प्रिंटर तो बच्चों मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन हमने उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो हमने क्या किया? उस एसेट्स को रेवेन्यू नेचर का खर्चा ट्रीट कर दिया और खर्चा ट्रीट बना दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या लिखता है? एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट इन द राइट साइड विद द करेक्ट अमाउंट। ठीक है, जैसे मतलब सपोज कर लीजिए एंट्री हुई थी डेबिट टू कैश। ठीक है, तो राम के अकाउंट में जाना चाहिए था बाई कैश, सॉरी टू कैश जाना चाहिए था, राम के अकाउंट में टू कैश जाना चाहिए था, तो राम की जगह सर वो श्याम में चला गया, और साइड भी सही है। और ये देखिए कि अमाउंट गलत नहीं हुआ, 5000 यहाँ पे भी था, 5000 की एंट्री हमने कर दी, लेकिन राम की जगह क्या किया? सर श्याम के डेबिट में कर दिया। मतलब कहने का है कि आपका अकाउंट ही गलत हो गया, आपका अकाउंट गलत हो गया, लेकिन बाकी सारी चीजें सही थी। तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा इसकी वजह से, लेकिन ये एरर आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। और दूसरा होता है कंपनसेटिंग एरर। अब एक अकाउंट को डेबिट होना था, समझ में आ रहा है? एक अकाउंट को डेबिट होना था, लेकिन सर उसकी जगह कोई और डेबिट हो गया। क्लियर? जैसे सपोज कर लीजिए एक इंसान जो है वो बैड डेब्ट हो गया उसका, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट के नाम पे दिखा दिया। दिखाना चाहिए था बैड डेब्ट, लेकिन हमने उसको क्या दिखा दिया? डिस्काउंट दिखा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे एरर जो हो जाएगा ये कंपनसेटिंग एरर हो जाएगा। क्लियर? तो इस एरर को हम क्या बोल देंगे? कंपनसेटिंग एरर बोल देंगे। इन सारे एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, लेकिन एरर ऐसे वाले जो एरर है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। क्लियर? चलिए, तो हमने दो टाइप के एरर देखे। एक टाइप में तो सर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक एरर होते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस मैच कर गया और आपको लगता है कि नहीं ये तो सब सही है, लेकिन फिर भी गलती रहे, तो ये वाला एरर सबसे गलत है। फिर उसके बाद एक एरर होता है जो कि हम लोगों का ट्रायल बैलेंस मैच करने नहीं देगा। मतलब आपका जो बैलेंस है, सपोज कर लीजिए इधर 10 लाख आ रहा है, इधर 10 लाख आ रहा है, उधर 9 लाख आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो टोटलिंग में गलती है, यहाँ पे 1 लाख की कमी दिख रही है आपको। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा। तो ऐसे ट्रायल बैलेंस को मैच कराने का क्या मतलब आपका प्रोसेस है? दो प्रोसेस है। एक तो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट वापस से चेक करें, एक प्रोसेस क्या है कि वापस से पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें और जो गलतियां हैं उसको सुधारते जाएं। ठीक है, तो गलती खुद ही अपने आप हट जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है, जो शॉर्टकट मेथड जिसको बोलते हैं, कि अभी क्या करिए सर, आपका मैच नहीं कर रहा है तो आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दीजिए सारी चीजों को।
आप क्या करिए, सस्पेंस अकाउंट में इस 1 लाख को डाल दीजिए। मेरी बात समझ में आई? आप क्या करिए, इस जो एरर है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के जस्ट बाद आपका क्या बनता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? जो कि बहुत, आप ये सारी छोटे मोटे काम को छोड़िए और आप क्या बनाइए, पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट। आप इसको मैच करा दीजिए किसी तरह, और किस तरह से कराएंगे, सस्पेंस अकाउंट से। सर सस्पेंस मैच कराइए एंड देन आप बनाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे एरर को हम नेक्स्ट में आराम बैठ के खोजेंगे। क्लियर? आराम से बैठ के खोजेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बनाना है फटाक से। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट डालते हैं एंड देन आगे का प्रोसीजर करते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? यस सर। यस। ठीक है। Yes. सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे बार बहुत टाइम बार आपके क्वेश्चंस पूछा है, तो याद रखिएगा जो सस्पेंस अकाउंट है वो तभी यूज करेंगे जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ यूज करेंगे, बताइए कहाँ पे यूज करेंगे? जब आपका बैलेंस आएगा तो ही ट्रायल बैलेंस यूज होता है। और एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि ट्रायल बैलेंस का नेचर क्या होगा, कौन बताएगा? रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है, कौन बताएगा? सर तीनों का समरी है। अरे वाह, क्या बात है, नॉमिनल। समझ में आया क्या सबको? नॉमिनल नहीं है। देखिए ट्रायल बैलेंस तो, ट्रायल बैलेंस खुद जिसका कोई नहीं है उसका ट्रायल बैलेंस है। अरे सॉरी 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 सॉरी, सस्पेंस अकाउंट है। जिसका कोई नहीं है उसका सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये 1 लाख कौन लेगा, गलती आ गई। अब ये 1 लाख कौन लेगा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, तो किसने जिम्मेदारी लेगी, सस्पेंस अकाउंट में। तो जिसका कोई नहीं है उसका सस्पेंस अकाउंट है। और आप पूछ रहे सर सस्पेंस अकाउंट है क्या, तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये तीनों अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो सामने कौन आता है, ट्रायल बैलेंस। तो मैं बोलूंगा सस्पेंस का कोई भी नेचर नहीं है, सस्पेंस का कोई भी नेचर नहीं है। ना वो रियल है, ना वो आपका पर्सनल है, ना ही वो नॉमिनल है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो इसकी नेचर डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये जो 1 लाख है, ये आपका कोई एसेट छूट गया था उसका अमाउंट है, कोई एसेट छूट गया था उसका अमाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। अगर 1 लाख है, ये कोई एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस छूट गया था उसका है, तो आपका नॉमिनल हो जाएगा उस केस में। तो ऐसे सस्पेंस का नेचर डिसाइड कर पाना मुश्किल है। क्लियर? ऐसा सस्पेंस का नेचर डिसाइड कर पाना मुश्किल है। अब सस्पेंस अकाउंट क्या है और क्या क्या है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और जो सस्पेंस अकाउंट का कभी भी आपका नेचर डिसाइड नहीं हो सकता है। क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक बचता है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंसिंग मेथड, और तीसरा होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में आपने देखा है, जाना है, समझा है। तो बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो भी अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं हम लोग उसको दिखाते हैं। ठीक है, जो भी आपके अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं हम लोग उसको दिखाते हैं। जैसे कैश अकाउंट बैलेंस आ गया, डेबिट बैलेंस वो दिखा दिया, फर्नीचर का सर बैलेंस आ गया वो दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे अकाउंट के बैलेंसेस दिखा दिए और दोनों साइड क्या हो गया, मेरा बराबर आ गया। अब लेकिन टोटल जो टोटल वाला मेथड होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम दोनों साइड के टोटल लिखते हैं, बैलेंस नहीं निकालते हैं। हम क्या करते हैं, टोटल लिखते हैं। डेबिट साइड का जो टोटल है वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक अकाउंट जो है उसमें दोनों साइड आइटम है और एक अकाउंट जो है उसमें एक ही साइड आइटम है। मतलब हो सकता है कि उसकी एंट्री सिर्फ डेबिट साइड में हुई होगी, क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं है। क्लियर? तो वो क्रेडिट आपका नील है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रिपरेशन है वो होती है। तो आप दोनों साइड का यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसका मैं बैलेंस निकालूं तो 3500 आएगा। अगर आप इसका बैलेंस नहीं, 3500 क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर? और इसका
तो डेबिट साइड में आएगा आपका 7,500, या तो बैलेंस टोटल लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंस वाले मेथड है, तो बैलेंस वाला देखिए 7,500 रुपया डेबिट में और क्रेडिट में, ठीक है। तो बैलेंस वाले मेथड बैलेंस लिखते हैं, लेकिन जब आप टोटल मेथड फॉलो करोगे तो उसमें उस अकाउंट का टोटल लिखेंगे। सर अकाउंट का टोटल नहीं समझ में आया, जैसे ये मान लेते हैं कैश अकाउंट है, कहाँ गया, ये रहा मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमने देखिए क्या लिखा, हमने दोनों साइड का टोटल लिखा है। अब आप बोलोगे सर इधर तो 35,000 आ रहा है, तो 35,000 हमने लाया है। अगर यहाँ से यहाँ तक के आइटम को आप ऐड कर लीजिए तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 28,000, और यही 28,000 हमने वहां पे लिख दिया है, ठीक है। ये 28,000 इधर का और ये 35,500 इधर का, क्लियर। तो आपका टोटल मेथड में क्या होता है, हम डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों टोटल लिखते हैं, और बैलेंस मेथड में क्या होता है भाई, दोनों टोटल मत लिखो, सिर्फ बैलेंस लिखो, सिर्फ क्या लिखो, बैलेंस। और मोस्टली यही फॉलो होता है, मोस्टली यही फॉलो होता है आपका। आप लोगों ने भी जब बनाया होगा, अकाउंटिंग की होगी, मैक्सिमम टाइम आपने यही मेथड चूज किया होगा, क्योंकि इसके हेल्प से आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वो बनाने में हेल्प मिलता है, ठीक है। टोटल मेथड में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, दोनों मेथड सबको समझ में आए? यस सर। यस सर। ठीक है। एंड थर्ड जो लास्ट मेथड होता है वो दोनों मेथड, मतलब आपको दिक्कत हो रही है, आप चाहते हो टोटल भी हम बनाए, हम चाहते हैं बैलेंस मेथड भी बनाए, तो आप दोनों बनाइए, ठीक है। आप एक साइड टोटल लिखिए, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, और दूसरी साइड बैलेंस लिख लीजिए, मतलब 4 कॉलम हो जाएगा दोनों का कंबाइन। यहाँ टोटल भी दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो टोटल भी दिखा रहे हो और यहाँ पे बैलेंस भी दिखा रहे हैं। क्लियर है सबको, समझ में आया क्या? यस। सबको समझ में आया क्या?